बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी लर्निंग आउटकम्स हमें पता है 9 यूनिट 9 जो है इसमें अंडरस्टैंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कूलम्स लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट भी है। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्सेस को हमें कंपेयर भी करना है। इसके अलावा जो है हमारे टॉपिक्स में जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी शामिल है, और दैन कैपेसिटर जो है, और उसमें हमें जो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर का टॉपिक जो है उसको कंप्लीट जो है वो यहाँ करना है इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने साथ साथ इनको नोट डाउन भी करना है, और बेहतर होता है कि आप सुन के खुद नोट डाउन करें, ताकि जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो। बाद में इसको जो है वो अपलोड अगर वीडियो होती है आप दोबारा उसको सुने, तो अभी साथ साथ नहीं नोट डाउन कर सकते तो बाद में नोट डाउन करें, लेकिन अपने नोट्स को डेवलप करें। कहते फिजिक्स दैट डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, एंड दैट विच डील्स विद मूविंग चार्जेस उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है विच होल्ड्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और इसी की वजह से कहता है जी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बॉडीज जो है इनकी एग्जिस्टेंस है। सो इसमें देखो जी हमें जो है वो ये जो सिंपल से पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो है इनको हमें साथ साथ जो है वो स्टडी करना है अच्छे से, और नोट डाउन भी साथ साथ करते जाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं चार्ज एंड इट्स रिलेशनशिप जो है, इसके ऊपर चार्ज एंड इट्स रिलेशनशिप। अच्छा, अब देखो कि बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं जो ऑलरेडी आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा। सिमिलर चार्जेस हम कहते हैं रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि ऐसे यूनिट जो है इसका हम कहते हैं कूलम है। ऐसे यूनिट जो है इसका कूलम होता है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो उसी के अकॉर्डिंग मैं रहूंगा। सो कहते हैं जी कि अ फोर्स बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट, और अगर उनके दरमियान जो फोर्स है वो 9 × 10⁻⁹ हो, हम कहेंगे देन ईच जो चार्ज है डेट बियर चार्ज ऑफ जो है वो 1 कूलम। अब देखें, जैसे हमारे पास जो है कूलम्स फोर्स का फार्मूला है फिजिकल टू के Q1 Q2/r²। वी डू नो कि के की वैल्यू हम कहते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 जो है वो ई चार्ज है 1 कूलम, अगर उनके ऊपर चार्ज हो, उनके दरमियान 1 मीटर डिस्टेंस हो, सो वी कैन से दैट कि जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 9 × 10⁹ सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कूलम, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आमतौर पर डिफाइन करते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जो है इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्लेस जो है वो आपने कितने रखे, 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, और हर एक के ऊपर चार्ज 1 कूलम होगा, अगर उनके दरमियान फोर्स कितनी एग्जिस्ट करती है, 9 × 10⁹ अच्छा, नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो पास पेपर में जो है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेट हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये है द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना होता है जी। ये मिल्टन मेथड में जो है ऑयल एक्सपेरिमेंट मेथड था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड, उसका एंड जो है जब उस टॉपिक को आप कंक्लूड करते थे, तो कंक्लूजन में भी आपने जो है वो डिस्कस किया था इसको, द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कितना होता है जी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब है अगर 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो कूलम होता है, सो यहाँ से 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कितना बनता है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। So charge of 6.25 10⁻18 electron जो है is equal to 1 coulomb of charge. That is very very important point एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेट कर जाते हैं, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कुछ क्वेश्चन इससे को रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे
एक्सेस ऑफ, देखो बात ये है कि यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कहता है क्रिएट नेगेटिव चार्ज, जबकि डेफिशिएंसी ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रोड्यूस करेगी पॉजिटिव चार्ज। जैसे एक लेट्स से कि हमारे पास स्फीयर है और इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब है ये जो है वो क्या होगा, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा। सो न्यूट्रल जो है ऑब्जेक्ट जो है उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर उसके पास जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही जो है वो क्या है टोटल नेगेटिव चार्ज है। सो जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। हम उसको कह देंगे वो न्यूट्रल है। अब सपोज करें कि ये एक हमारे पास स्फीयर है, इसके पास 8 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, इसका मतलब ये उसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। सो इसके ऊपर हम कहेंगे कि ये +2 चार्ज है। सो नेट चार्ज इसके ऊपर +2 होगा, हम कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह से जो है वो हमारे पास थर्ड स्फीयर है, उसमें ना 6 कह रहा है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, 9 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है 3 चार्जेस जो है नेगेटिव वाले यानी इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास क्या है एक्सेस है। इसका मतलब है उसके ऊपर हम कहेंगे कि नेट चार्ज जो है वो -3 है। तो ये वाला जो स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, जबकि ये वाला हम स्फीयर कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। जबकि जो फर्स्ट वन है जो कि उसमें चार्ज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, हम कहेंगे कि ये वाला न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है एक्सेस ऑफ चार्ज नेगेटिव चार्ज मीन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। डेफिशिएंसी का वर्ड जहाँ आएगा उसका मतलब है उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड करना हो किसी भी बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी जो है वो हम फाइंड करते हैं Q यानी टोटल चार्ज नेट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, एन मीन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड पास्ट पेपर में बहुत दफा इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड। अब जाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे रहे हो, ऐसे ही है। और किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब ये है तो वो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहते हैं जी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर टू गिव अ चार्ज। कितना उसको चार्ज देना है हमें, 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्या करेंगे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें फाइंड करने के लिए क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज जितना आप उसको चार्ज देना चाह रहे हो डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज इज गिवन 8 इंटू 10⁻⁻8 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वाला इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। अच्छा अब देखो कि हमें पता है 80 होता है ना, बट तो वो हम कहते हैं कि 16 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 80, इसका मतलब ये 8 है और नीचे क्या है 1.6। सीधा सीधा आंसर इसका 5 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 1.6 जो है वो 5 आ गया। अब देखो 10 इस पर ऊपर -8 है, नीचे 10 इस पर -19, ऊपर जाके प्लस होगा तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आ जाएगा। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इसका रिवर्स क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं कि अगर हमने एक स्फीयर से 5 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, आपने जो है वो जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं 5 इंटू 10⁻11, तो बताएं चार्ज कितना आएगा। फिर आपका आंसर जो है वो क्या होगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। फिर ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है प्रैक्टिस किया करें, जैसे मैंने यहाँ चार्ज दे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख के चार्ज फाइंड कर लें। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन जाती है। नेक्स्ट जो है जी हमें इसी और कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है रिवाइज करने हैं। कहते हैं जी चार्ज जो है ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है एंड एज वेल एज क्वांटाइज। क्वांटाइज में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप
चैप्टर नंबर 20 में क्वांटाइज रेडियस के नाम से जो है वो टॉपिक पढ़ते थे, उसमें चार्ज को कैलकुलेट भी करते थे, रेडियस को कैलकुलेट करते थे, तो उसको क्वांटाइज रेडियस का नाम दिया। क्वांटाइज का मतलब है मेजरेबल। कंजर्व का मतलब है चार्ज के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है वो चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो चार्ज जो है वो एक कंजर्व क्वांटिटी पूरी यूनिवर्स में जो है चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। और जैसे हम चैप्टर 20 मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते थे, हर चार्ज का हर जो है वो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज एज ए होल यूनिवर्स में उतना ही क्या है नेगेटिव चार्ज है। अच्छा आप देखो कंजर्व क्वांटिटी है। दूसरा कुछ ना ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको आपने याद रखना है। जहां भी चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, चार्ज जो है वो हमेशा किसी भी बॉडी की सरफेस के ऊपर जो है वो स्टोर होता है। चार्ज जो होता है वो किसी भी बॉडी की सरफेस पे जो है वो लाई करता है। जैसे हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, तो इट विल रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस बट नॉट नॉट ऑन द इनर सरफेस। जैसे हमारे पास कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है प्लेट्स के ऊपर वो जो है वो कहाँ लाई करेगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर जो है वो लाई करेगा। इन साइड जो प्लेट्स जो है वो नहीं होता। तो कोई भी जो हमारे पास बॉडी है, कंडक्टर है, चार्ज जो है वो हमेशा उसकी सरफेस पे लाई कर रहा होता है। जैसे एक हॉलो स्फीयर है, चार्ज उसकी सरफेस पे लाई कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसमें हम कहते हैं कि बाहर की तरफ रेडियल आउटवर्ड होगी, और इन साइड आप कहते रहे कि जो कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इस वजह से हम कहते रहे कि अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, जीरो। ठीक है जी। अच्छा दूसरी चीज, चार्ज अगर पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर पर यूनिट एरिया हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर पर यूनिट वॉल्यूम हो तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह से अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाए कहीं भी कोई टर्म जो है उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स जो है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात चलते हैं जी। कहते हैं जो बॉडीज जो है दे गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से अक्सर जो है वो यूजली बॉडी चार्ज लेती हैं, गेट करती हैं। अब फ्रिक्शन की वजह से या तो चार्ज गेन होगा या चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, या जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, दोनों केस हो सकते हैं। अच्छा इसमें जो है वो आप देखो कि हमारे पास जो है कहते हैं ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस क्या होता है, फ्री और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स गेन मोर एनर्जी देन द वर्क फंक्शन और एंड गेट detached and thus producing a positive charge। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है उसको हम ना रब कर रहे हैं, तो रबिंग से होता क्या है कि जो कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑटोमोट शेल से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं, अगर वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वर्क फंक्शन से भी वो ज्यादा हो, तो फिर वो क्या करती है, वो डीटैच होकर इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाते हैं। तो जब किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज हाउ जो है वो किसी बॉडी को हम फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं। अच्छा यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब वो क्या है कि चार्ज जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि हम जो है वो चार्ज किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब बात ये है कि चार्जिंग जो है वो या इलेक्ट्रिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करना है, उसके दो प्रोसेस हैं। ठीक है जी। प्रोसेस वी कैन चार्ज अ बॉडी, नंबर वन जो है उसको हम कहते हैं इंडक्शन, और नंबर टू जो है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। इंडक्शन मेथड जो है वो क्या होता है, कहता है वी कैन चार्ज ट्रांसफर विद और फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो ऐसा मेथड जिसमें जो है वो फिजिकल कांटेक्ट के बगैर अगर चार्ज जो है वो हम किसी बॉडी को चार्ज कर लें, ट्रांसफर कर लें चार्ज, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। और जो विद फिजिकल कांटेक्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। इंडक्शन की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि इंडक्शन होती क्या बेसिकली। जैसे आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और पढ़े हुए हैं। उसमें जो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स है उनमें किसी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए वो इंडक्शन मेथड होता है। अच्छा आप देखो यहाँ पे देखो, सपोज करो हमारे पास ना ए और बी दो बॉडीज थी और दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों न्यूट्रल, देखो ना बॉडी के न्यूट्रल होने का मतलब है उसके पास जितनी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सो हम उसको न्यूट्रल कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी, और इन कांटेक्ट हमने रखा हुआ है इनको, और इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज अभी नहीं है, दे आर न्यूट्रल।
आप क्या करते हो, एक हैवी पॉजिटिव चार्ज वाली जो बॉडी है वो आप ए वाले जो बॉडी है उसके पास उसको लेके आते हो। अच्छा, बड़ी सिंपल बात है कि जब आप उसको ए बॉडी के करीब लेके आएंगे तो इसके ऊपर चूंकि हाईली पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो है वो मूव करके इस साइड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब ए बॉडी के भी इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गए, जबकि बी जो कि इनको इन कांटेक्ट रखा हुआ था वहां वहां से भी नेगेटिव चार्ज मूव करके ए की तरफ आ गए। तो अब ज़ाहिर बी वाली बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके मूव करके ए में आ गए। ठीक है, अब अगर अचानक आप क्या करें, दोनों बॉडीज को ए और बी को जिनको इन कांटेक्ट रखा हुआ सेपरेट कर दें, तो चूंकि ए के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है जबकि बी में डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन है, तो हम बी जो है वो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, जबकि ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज जो है वो बॉडीज बाय द इंडक्शन मेथड। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट से जो है वो जैसे बाय फ्रिक्शन हमने अभी बात की है, तो हम फ्रिक्शन से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। जैसे इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब हम सिल्क क्लॉथ जो है उसको ग्लास रॉड के ऊपर रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? चूंकि ग्लास रॉड्स का है तो फ्रिक्शन से जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो सफिशिएंट एनर्जी जो है वो गेन कर लेंगे, जो कि इस ग्लास रॉड के वर्क फंक्शन से ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो अब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क में चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में। तो इट मीन्स कि वहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो सिल्क क्लॉथ जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि ग्लास रॉड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चूंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट है, इसलिए ये वाला जो मेथड है वो कौन सा है, कंडक्शन मेथड। जबकि ये वाला मेथड जो है ये कौन सा मेथड कहलाएगा, इंडक्शन मेथड। ठीक है जी। अच्छा, तो ये यू शुड नो द क्लियर डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन, जो है ये दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जी, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन एंड टेस्ट, जो है कूलम्स यूज्ड इन ऑपरेटर्स, उसको कूलम्स टॉर्शनल बैलेंस भी कहते हैं, इसको हम टॉर्शनल बैलेंस भी कहते हैं, या कूलम्स टॉर्शनल बैलेंस कहेंगे। सो ये जो है वो किस लिए यूज होता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस या चार्जेस। जैसे देखो, हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस है उससे हम क्या मेजर करते हैं, मैस। तो अगर कोई पूछे जी मैस मेजरमेंट के लिए कौन सा बैलेंस यूज करते हैं, तो आप कहते हो फिजिकल बैलेंस। अगर आपसे कोई पूछे फोर्स मेजरमेंट के लिए कौन सा बैलेंस यूज करते हो, आप कहते हो टॉर्शनल बैलेंस, और सॉरी स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटेनियन बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटेनियन बैलेंस जो है वो फोर्स मेजरमेंट के लिए होता है। और अगर कोई आपसे पूछे इसी तरह से चार्ज मेजरमेंट के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यू मस्ट हैव टू से टॉर्शनल बैलेंस। टॉर्शनल बैलेंस जो है इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज। ठीक है जी। सो टॉर्शनल बैलेंस इज द आंसर। सो ये आपने ये भी इंफॉर्मेशन में ऐड कर लेना आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ, मेन टॉपिक जो हमारा आज का है, और यूएचएस के सिलेबस का भी मेन जो है वो पार्ट है। कूलम्स लॉ जो है वो इसके अकॉर्डिंग कहता है इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन। अच्छा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, इसका मतलब है ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो वी कैन से द फोर्स ऑफ जो है वो उसको हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, तो ये जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है जी। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस जो है वो क्या होती है, कहते हैं जी is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square distance between them. सो कहते हैं जी एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दैम, उसके अकॉर्डिंग जो है वो, अब इसीलिए जब चार्जेस के बिटवीन जो है वो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो चूंकि जो कूलम्स फोर्स है इसको भी हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होते हैं। अच्छा, अब एक और बात, जिसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, इसका क्या मतलब, कहते हैं टू बॉडीज हैविंग चार्ज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस, उनको हम नाम क्या देते हैं, पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है कूलम्स लॉ की लिमिटेशन हमें पता चल गई।
कि ये जो कूलम्स लॉ है ये इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चार्जेस या जिनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। मैथमेटिकली जो है हम कहेंगे एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। और अब देखो के यहाँ क्या है जी, ये आपके पास होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। और वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है जी, के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपने इनको अच्छे से एनालाइज करना सीखना है। जैसे देखो अक्सर यहाँ से जो है वो पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ कि बताएं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो याद की होगी लेकिन इसको रीअरेंज करके देखें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई के इसका आंसर हो जाएगा। जैसे के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई आपसे पूछ ले एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा तो 1/4 पाई के इक्वल होगा। अच्छा वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि ये 1/k डिनोमिनेटर में चला गया इसका मतलब है ये यूनिट रिवर्स हो जाएगा। तो इसका यूनिट बनेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। अच्छा नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, और अक्सर स्टूडेंट्स पता नहीं इसमें क्यों गलती करते हैं, मैं बड़ा क्लियर करके आपको बताने लगा हूँ। कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, ये जो कूलम फोर्स है ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कूलम फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, इज अ म्यूचुअल फोर्स। तो कूलम फोर्स जो है, कूलम्स फोर्स कह सकते हो या इसको आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इज अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स जो है ये कौन सी फोर्स है, ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है कि ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर जो है इसका क्या मतलब है, गौर से सुनना है। सपोज करें कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। चाहे इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट ही क्यों ना हो, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो लेट से आर है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा अब इनके दरमियान जो है वो, अब लेट से इसके ऊपर जो है वो लेट से मैं कह देता हूँ 5 माइक्रोकूलम जो है वो चार्ज है, जबकि इसका जो है मैं कह देता हूँ 25 माइक्रोकूलम चार्ज है। 25 माइक्रोकूलम चार्ज, एक के ऊपर 5 माइक्रोकूलम, एक को कह रहा हूँ 25 माइक्रोकूलम। अब और से सुनना है, म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये होता है जितना चार्ज वन चार्ज टू के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही चार्ज टू चार्ज वन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो अगर कोई पूछे कि ये बताएं कि चार्ज वन और चार्ज टू एक दूसरे के ऊपर इनकी रेशियो ऑफ फोर्सेस कितनी है, तो योर आंसर मस्ट बी 1:1। आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कूलम फोर्स जो है ये कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है। जितना चार्ज वन चार्ज टू के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उतना ही चार्ज टू चार्ज वन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। सो चाहे उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट ही क्यों ना हो, आपने जो है वो ट्रैक ही होना एग्जामिनर से। अक्सर वो इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, दो डिफरेंट चार्जेस देकर बताता है कि बताएं रेशियो ऑफ फोर्सेस और ऑफ चार्ज वन टू चार्ज टू क्या होगा। क्योंकि एक म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि इनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है F12 इज इक्वल टू -2F1 जो है वो शोज इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हैं। अच्छा जी, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो कूलम कहता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। मतलब जितना चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे, जितना दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स कम होती जाएगी। और चूंकि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होती है। अच्छा व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम, इसको हम कहते हैं जी जो है वो effect of medium on the electrostatic force. So what is the effect of medium in the electrostatic force? Effect of medium in the electrostatic force की अगर हम बात करें उसमें कहते हैं जी अगर कोई हम अदर मीडियम जो रिलेटिव परमिटिविटी भी जिसको हम बोल रहे होते हैं एप्सिलॉन आर जो है उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिटवीन द टू चार्जेस तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस होती है। सो मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस आने से, अगर हम दो चार्जेस के इन बिटवीन पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बाय अ फैक्टर 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स।
जैसे एफ प्राइम का मतलब है न्यू फोर्स क्या होगी, 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ, और यहाँ से अगर जो है न्यू फोर्स आ जाएगी F/एप्सिलॉन आर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। कहते हैं कि एप्सिलॉन आर कैन बी गिवन एज, अगर एप्सिलॉन आर हमें निकालना हो तो हम कह सकते हैं F/एफ प्राइम, यानी F ओवर ऊपर वाला जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो कहता है F वैक्यूम। वैक्यूम कहता है कि जब उनके दरमियान किसी किस्म का कोई मीडियम ना हो, डिवाइडेड बाय F प्राइम का मतलब होता है F मीडियम। ठीक है जी। सो द रेशियो ऑफ F वैक्यूम टू F मीडियम जो है उसको हम एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं। So relative permittivity कहता है the ratio between the electrical forces between the 2 point charges when placed in air or vacuum to the electric force between them when placed in the other mediums other than vacuum। अच्छा, यहाँ पर जो है दो बड़े इंपॉर्टेंट MCQs थे, ये आपके ना बोर्ड के पेपर्स में भी अक्सर आते थे। कहते हैं ये एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज के इन बिटवीन रेशियो है। दूसरा जो एप्सिलॉन आर है इसकी जो वैल्यू है डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 होती है, कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए अगर देखें तो वो आपकी बुक में लिखी हुई है 1.0006। ठीक है जी। वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू है वैक्यूम के लिए वो 1 है। ठीक है जी। तो वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। इसी तरह से जो है वो आपकी जो वाटर के लिए, अगर आप इसकी वाटर के लिए वैल्यू देखेंगे बुक में, डिस्टिल्ड वाटर जो है या वाटर जो है सिंपल, तो वो राउंड अबाउट 80 है, यानी बुक में टेबल देखेंगे तो 78 लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन आर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0006 होती है। तो आमतौर पर हम एयर और वैक्यूम को एक जैसा ही ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि एयर की भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। कभी भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब है जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई हम नया मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा डिक्रीज करेगी, कभी भी इंक्रीज नहीं करनी। जैसे एक क्वेश्चन है जी, आपसे अगर पूछा जाए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 point चार्जेस, अगर आपको कहा जाए ये 16 न्यूटन है, सो इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप परमिटिविटी 4 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये इतना न्यू फोर्स क्या होगी, तो F प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले फोर्स कितनी थी 16, अब जो है वो इससे कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 4। अच्छा, इसका रिवर्स भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 2 point चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स 16 न्यूटन थी या उनके दरमियान फोर्स 4 न्यूटन है, और अब उनके दरमियान एक रिलेटिविटी परमिटिविटी का जो आपने डाइलेक्ट्रिक रखा होता है उसकी उसकी वैल्यू है 4। अगर इसको हम रिमूव कर दें, तो अब हमने रखा है तो 1/4 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो रही है। जब आप इसको रिमूव करेंगे, लेट्स से कि पहले ऑलरेडी रखा हुआ था, आप इसको रिमूव करेंगे जिसकी वैल्यू 4 है, तो ज़ाहिर फोर्स भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें वो कहेगा इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इज रिमूव्ड बिटवीन द 2 point चार्जेस, देन बताएं कि फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगी। तो जितने जितनी उसकी वैल्यू है उतने टाइम से वो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है जी अभी अब देखो कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए, अब आप सॉल्व करें ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी व्हाट विल बी द फोर्स ऑन, कहते हैं जी 2 point चार्जर बिटवीन द बिटवीन the two small sphere placed 1 meter apart if each has a deficit of 6.25 10 to the power 18 electrons. Think of that, do think and then answer. शाबाश, ट्राई करें इसको जल्दी से। क्वेश्चन है जी व्हाट विल बी द फोर्स, यानी कूलम फोर्स की बात कर रहे हैं, ऑन टू चार्जेस ऑन बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर्स प्लेस्ड 1 मीटर उनके दरमियान डिस्टेंस है, और ईच हैज ए डेफिसिट ऑफ, उसमें जो है वो कितना है जी 6.25 10 इस पर 18 इलेक्ट्रॉन्स का डेफिसिट है, उनके दरमियान आपने कूलम फोर्स बतानी। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब कॉन्सेप्ट जो है वो अब कैसे काम आएगा देखें जी, मैंने अभी अभी तो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया, इसीलिए मैंने कहा कि कोई चीज़ जो है यहाँ पर हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 6.25 10 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि हर एक के पास डेफिसिट कितना है 6.25 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब है दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू इनडायरेक्टली आपको कितनी बताई है 1 कूलम। सो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पर 9, Q1 भी 1 कूलम, Q2 भी 1 कूलम, और दोनों में डिस्टेंस जो है आपको कितना होता है 1 मीटर। सो 1 तो आंसर इज 9 इंटू 10 पर 9। तो देखिए हाउ सिंपल, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा क्वेश्चन। और अगर आपको ये नहीं पता कि 1 कूलम ऑफ जो चार्ज है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है ये आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा। सो कोशिश करेंगे जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है साथ साथ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपसे कहा उसने कि ये बताएं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स जो है वो बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो है वो आपको गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁸ और Q2 जो है वो आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁴ कूलम और 1.5 मीटर अवे डिस्टेंस में है। तो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यूज जो है उनको वाइजली आपने डील करना है। जैसे यहाँ देखें मैंने नीचे 1.5 आर स्क्वायर था ना, तो 1.5 को 2 दफा लिखा, 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि ये जो है वो आर की वैल्यू आर स्क्वायर होता है नीचे, तो 1.5 1.5। अब देखो ये 1.5 एक 1.5 से कैंसिल आउट हो गया, एक 1.5 देखो 1.5 का डबल 3 होता है, तो 1.5 3 से कट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 2 आर 18। अब बाकी रह गई पावर्स, 10⁻⁻6 10⁻⁴, टोटल 10⁻⁻10 हो गया, तो ये 9 है, इसका मतलब है 18 इंटू 10⁻1 या 1.8 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में, इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में आपने वैल्यूज जो है हमको अच्छे से डील करना है ताकि इजीली आपका जो है वो कटिंग के बाद आंसर ठीक आ रहा हो। जो 10 की पावर्स हैं उनको लैदर से डील किया करें, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लैदर से डील किया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब इसका आंसर खुद करेंगे। कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम exerts on another चार्ज जो है वो 3 इंटू 10⁻⁴ कूलम जो है वो लोकेटेड, कहते हैं जी ये मेरा हल हो गया क्वेश्चन जी। हाँ जी। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये और क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये था कि अगर आपसे पूछा जाए ये बताएं कि इफ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपसे उसने पूछा कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज जो है इज डबल्ड, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज डबल कर दें एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, उनके दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दें, देन द कूलम फोर्स जो है वो कूलम फोर्स विल बिकम। ये अक्सर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब कहते हैं जी कि यहाँ पर जो उसने पूछा, क्या क्वेश्चन क्या है जी कि एंड डिस्टेंस जो है वो बिटवीन देम जो है उसको आपसे कह रहे हैं जी कि हाफ कर दें, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज उसको डबल कर दें। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फेवरेट आंसर होता है कि रिमेन सेम। ऐसा नहीं है। देखिए एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ई चार्ज अगर हम डबल कर देते हैं यहाँ पर और डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ कर दें तो 2 2 आर 4, ये 1/2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 16। तो आंसर इज 16 टाइम्स जो है उनकी कूलम फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कह लें कि उनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो 16 टाइम्स हो जाएगी। अब इक्वल कब आता, अगर नीचे आप डिस्टेंस भी डबल करते तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस को हाफ ही है इसलिए आंसर क्या है 16 जो है वो टाइम्स आंसर है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से वाइजली डील करना आपने, इस तरह के जो क्वेश्चन आए, इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए। ठीक है जी, आई थिंक मीटिंग टाइम अप हो रहा है, अभी मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ। आप जो है वो दोबारा से जो कॉन्सेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकें। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहली जो चीज बात की याद रखनी है। और कहते हैं इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। और इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि ये नेचुरल है, और बेसिकली होता ये है कि जो हमारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी तक हम ओरिजिन जो है वो डिफाइन ही नहीं कर पाए प्रॉपरली, और उसका
उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं कर पाए। अब तक जो साइंटिस्ट भी और ह्यूमन बीइंग, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है या इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन क्या है। So two theories has been put forward to explain the electric field action at a distance, न्यूटन व्यू के। और फील्ड थ्योरी जो है ये किसने बताई थी, फैराडेज लॉ, जो फैराडे ने। सो इसमें जो है action at a distance has been rejected experimentally while field theory is convincing view। सो ये दो थ्योरीज इससे रिलेटेड जो है वो आमतौर पर जो है वो आती थी पहले जो है। तो इसमें जो है वो हम जो है सेकंड वाली जो फील्ड थ्योरी है इसको जो है वो अभी इसी के रिगार्डिंग जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं। या तो फॉर इनफाइनाइट एक्सटेंट फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर, मतलब ओवरऑल देखें तो फील्ड को हम यूनिफॉर्म कंसीडर कर लेते हैं। जबकि जो है वो इसमें के जो है वो आप देखें इसमें जो आपका सेकंड है कहता है फाइनाइट जो एक्सटेंट है, मतलब छोटे वॉल्यूम के ऊपर लें तो फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म जो है वो एट एंड्स होती है, फ्रिंजिंग फील्ड। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी आगे प्रॉपर्टीज में जाके किसका क्या मतलब होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ क्यू नोट जो है इसको हम टेस्ट चार्ज देते हैं। टेस्ट चार्ज का जहाँ भी वर्ड आएगा टेस्ट चार्ज जो है वो हम आमतौर पर जो है वो किसको बोल रहे होते हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एज ए रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। एज ए टेस्ट चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि प्लस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, प्लस जो है वो वन वन कूलम, प्लस वन कूलम में यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे होते हैं। और इसमें कहता है कि इसका दूसरा फार्मूला जो है, फर्स्ट फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, ये इस वाले फॉर्मूले को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये होती है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट आपने, जो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है क्यू नॉट, तो ये आपके पास आ जाता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अच्छा, यहाँ से ना एक चीज बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। सपोज करें कि हमारे पास जो है एक चार्ज है क्यू, ठीक है जी। अच्छा, इस क्यू चार्ज जो है इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। और अगर कोई भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज लेके कह रहे हैं, उसको अगर हम लेके इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होते हैं, तो कहता है जी कि यहाँ पर जो है वो जो Q जो है वो अब कहता था रीजन अराउंड अ चार्ज where other charges feel the electrostatic effect in the form of force, उसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं। तो क्यू नॉट जो है उसको आपने इनसाइड द सर्कल देखें लेके आए, तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स जो है वो फील होगा। तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज की हम बात कर रहे होते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज हम कह रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है वो हमने कहा कि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोई फोर्स जितना कह रहा है जी, कोई फोर्स जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी पर यूनिट चार्ज मीन, आप देखो इस फोर्स, इसके ऊपर लेट से फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई होती है और ये 1 कूलम का चार्ज है जो उसमें लेके आए थे, हम कहेंगे 10 न्यूटन जो है वो पर यूनिट चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, 10 न्यूटन पर कूलम या 10 वोल्ट पर मीटर हम कह सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब हम बात कर रहे होते हैं इस वाले फॉर्मूले की, इस वाले फॉर्मूले में जरा गौर करें कि ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, ये जरा सुन लें। यहाँ ये जो क्यू नॉट है, ये वाला जो क्यू नॉट है, ये टेस्ट चार्ज है। ये जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज है, मतलब अदर चार्ज जो आप इस सोर्स चार्ज की विसिनिटी में लेके आ रहे हो, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद आपकी बुक गौर कीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा कि के क्यू ओवर आर स्क्वायर हम कह रहे हैं। ये जो क्यू है यहाँ पर ये सोर्स चार्ज है, क्यू यहाँ पर सोर्स चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू के क्यू और आर स्क्वायर के फॉर्मूले में कहीं आपको क्यू नॉट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी चार्ज की, किसी भी पॉइंट चार्ज की
वो जो है वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। फिर से सुन लें, किसी भी पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी अपनी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सोर्स चार्ज की जो जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अराउंड उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टेस्ट चार्ज के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, उसके अपने चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है यहाँ इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स जो है और उससे रिलेटेड जो है वो आपके पास जो है वो क्वेश्चंस क्या क्या पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अच्छे से हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि यहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी आ सकते हैं और आसान भी आ सकते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड लेट्स से कोई डायग्राम देके आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है जी, आपसे जो है इसकी प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इस तरह से जो है वो आपने इनको अच्छे से जो है वो सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो रिवाइज करना है। मैं भी आपको जो है वो सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रॉम माय नोट्स अच्छे से, ताकि जो है वो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से जो आपका गो थ्रू हो जाए, और जब भी आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर जो है वो कर सकें। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट जी। देखें सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है, कहता था पाथ फॉलोड बाय टाइनी पॉजिटिव चार्ज, इसको छोड़े हम बात यहाँ से करते हैं डायरेक्ट जो है वो हम आते हैं नोट्स की तरफ। यहाँ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनको रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता है कंटिन्यूअस कर्व्स दे स्टार्ट फ्रॉम द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा कहता है पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, कहाँ आके एंड होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं। ऑफ देयर अगर सिंगल चार्ज हो तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट और एंड कहाँ जाके होंगी, इन्फिनिटी। ठीक है जी, मे स्टार्ट और एंड कहाँ जाके इन्फिनिटी पे एंड हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है वो एरो बने होते हैं। एरो का मतलब होता है कंटिन्यूअस लाइन है। ठीक है जी। सो अच्छा, अब जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियल आउटवर्ड होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियल आउटवर्ड होती है। एक में हम कह रहे हैं रेडियल इनवर्ड, दूसरे में हम कह रहे हैं रेडियल आउटवर्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम अगर हम बात करें तो इसमें कहता है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज, चार्ज के अंदर किसी किस्म की कोई फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म कंटीन्यूअस क्लोज लूप। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे कंटीन्यूअस क्लोज लूप नहीं होता, यहाँ आके ये खत्म हो जाता है। क्लोज लूप कंटीन्यूअस का मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो वापस उधर ही आ जाए, क्लोज लूप पूरा नहीं बनता। ठीक है जी। फिर कहता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस आर एंडलेस क्लोज लूप, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज बनती हैं। इसलिए आपको याद होगा कि जो आपका सोलेनाइड होता था तो आउटसाइड द सोलेनाइड हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कह देते थे, जीरो, जबकि इनसाइड हम उसको यूनिफॉर्म कंसीडर करते थे। फिर कहता है टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट का मतलब होता है, लेट्स से कि इस पॉइंट के ऊपर मैं ना एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो टेंजेंट लाइन का मतलब होता है वो लाइन सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट में से क्रॉस करनी चाहिए और किसी और पॉइंट को टच ना करे तो हम उसको टेंजेंट लाइन बोल देते हैं। सो टेंजेंशियली जो है वो उसकी डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। लेट्स से कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन ये बनी थी, अगले पॉइंट के ऊपर जो है इसकी डायरेक्शन ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कहता है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट ईच अदर, मतलब आपके बुक में आपने इसको पढ़ा था कि नो टू फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस ईच अदर, कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो है वो आपने पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन सिर्फ एक होती है। सो एक पॉइंट पे मोर देन टू डायरेक्शंस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो है वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट जो है उसकी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, मोर देन वन डायरेक्शन नहीं हो सकती, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। The field lines are always normal to the surface of the conductor, so there is no component of electric intensity.
क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कभी भी कंपोनेंट में हम कह रहे हैं डिवाइड नहीं करेंगे, और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि ये हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि एक आपके पास स्फीयर हो, तो स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जो फील्ड लाइंस रेडियल आउटवर्ड है, सो इट मीन्स कि वो किसी भी पॉइंट पर रेडियल आउटवर्ड हमेशा उस सरफेस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है इसके कभी भी कंपोनेंट जो है वो नहीं बनते। ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट जो है, कहते हैं जी कि कोई भी हमारे पास बॉडी है उसके इनसाइड जो हॉलो सफियर है, हॉलो बॉडी है, उसके हमेशा चार्ज चूंकि आउटर सरफेस पे होगा, इसका मतलब है इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। तो फील्ड लाइंस अराउंड अ सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस जो है की बात कर रहा है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को ज़ाहिर है रिपेल कर रहे होते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा गौर से सुनिएगा, अगर दो सिमिलर चार्जेस हों तो उनकी जो जीरो फील्ड लोकेशन होती है वो दोनों चार्जेस के इन बिटवीन जो है वो लाई करेगी, चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज है चाहे दोनों नेगेटिव। जीरो फील्ड लोकेशन का मतलब होता है जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगी, और हम कहेंगे कि E1 जो है इस का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज यानी टेस्ट चार्ज रखूं तो वो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से उसके ऊपर सेम जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो उनकी जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो इसी लाइन के ऊपर जो है आउटसाइड का, यानी इन चार्जेस के इन बिटवीन नहीं होगी, वो बाहर होगी। तो उसका पॉइंट जो है वो हम बाहर लेंगे, जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट। लेट से कि ये वाला पॉइंट जो है वो बाहर हो सकता है। ठीक है जी। सो जीरो फील्ड लोकेशन लेट से कि यहाँ हम इसी लाइन के ऊपर यहाँ ले सकते हैं, इसी लाइन के ऊपर दूसरी साइड पे ले सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है तो यूजली जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे हम जीरो फील्ड लोकेशन ले लेते हैं। फिर याद रखिएगा कि कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीनियर इक्वी डिस्टेंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी उतना जो है उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। तो ये वाले पॉइंट्स आपने एक दो अच्छे तरह से रिवाइज कर लेने हैं। यहाँ देखें तो कहता है जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड और नेगेटिव चार्ज डू नॉट इंटरसेक्ट। ये आपकी बुक्स की लाइन है। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली, ऐसे ही एक जो है वो एक दूसरे के साथ जो है आगे मिल जाती हैं। रिपेल ट्रांसवर्सली, ये वाला जो ये लॉन्गिट्यूडली अट्रैक्ट हो रही हैं और ट्रेवर्सली जो है वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, अवे जा रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, जैसे मैंने यहाँ बताया। टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता है स्ट्रॉन्गर होंगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, यहाँ पर नियर द चार्ज क्लोजर हैं तो वो स्ट्रॉन्गर होंगी, दूर जाते जाएंगे तो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। और इसी तरह से हमने कहा था नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस ईच अदर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज ओनली वन डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। तो इनको एक अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कल इंशाल्लाह यहीं से जो है ना आगे स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी एक दफा फिर से रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें